नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की सूरत हाल पर दिया गया बयान चीन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। चीन के एक थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि अगर भारत बलूचिस्तान में 46 अरब डॉलर लागत की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा योजना को बाधित करता है तो फिर चीन को इस मामले में दखल देना पड़ेगा और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर संयुक्त कदम उठा सकता है और ऐसे में चीन भारत तथा भारत पाक संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक निदेशक ने यह भी कहा कि भारत का अमेरिका से बढ़ता सैन्य संबंध और दक्षिण चीन सागर पर इसके रुख में बदलाव चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीनी थिंक टैंक के निदेशक ने कहा कि यदि भारत अड़ियल रवैया अपनाता है और यदि चीन या पाकिस्तान पाते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को बाधित करने के पीछे कोई भारतीय कारक है तो इससे भारत चीन और भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए परेशानी होगी। उल्लेखनीय है कि CPEC बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के सबसे बड़े प्रांत शिनजियांग से जोड़ेगा। भारत ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया है क्योंकि ये परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के उस हिस्से से होकर गुजरेगी जो भारत का हिस्सा है। इस बीच कई देशों में बलूचियों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र करके पाकिस्तान को संकेत दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समर्थन देने पर उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत ने बलूचिस्तान पर जो स्टैंड लिया है वो सही है और क्या इस कारण पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत विवेक काटजू, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनि, JNU में दक्षिण एशियाई मामलों की जानकार प्रोफेसर सविता पांडे और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। संजय, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र किया था बलूचिस्तान का और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से तो प्रतिक्रिया आई ही, अब चीन की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आ रही है और इसे ये देखा जा रहा है कि वो जो एक कॉरिडोर बना रहा है चीन ग्वादर तक पहुंचने के लिए शिनजियांग से, शायद उसको डिस्टर्ब करने का ये हिंदुस्तान का कोई गेम प्लान है। तो इस सिलसिले में जो अभी भारत सरकार का स्टैंड है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है, उचित है? देखिए, इसमें अभी ये कहना कि उचित और अनुचित के बारे में नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पे इस बलूचिस्तान का जो मुद्दा है उसको क्यों लेकर आए, क्या इसके पूरे के बारे में पूरी तरह सोचा था, डिड ही थिंक थ्रू दिस एंटायर थिंग और नॉट, इसके ऊपर भी कई लोगों ने सवाल उठाया है। परंतु जब बलूचिस्तान की बात करी तो ये साबित था कि ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, ये मुद्दा चीन को भी उतना ही परेशान करेगा, क्योंकि हमको ये पता था कि ये 46 बिलियन डॉलर का जो कॉरिडोर बनाया है ग्वादर से लेकर काशगर तक, उसके अंदर चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है और पाकिस्तान आज की तारीख में उसको अपने अर्थव्यवस्था को गेम चेंजर की तरह मानता है। वो सोचते हैं कि एक बार ये कॉरिडोर बन जाएगा तो उसकी उनके जो माली हालात है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। और अगर आप कहें, आपने गौर किया हो तो जनरल रहील शरीफ जो पाकिस्तान के जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपना जितना भी खून है उसको देंगे जिससे कि उसकी सुरक्षित करें। तो इसके अंदर कई सारे जज्बात और कई सारे आर्थिक कारण जुड़े हुए हैं इस पूरे कॉरिडोर के साथ। तो जब है ना इन्होंने प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से इसके बारे में बातचीत करी तो ये हमको पूरा पता था कि ये आघात पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, चीन पे भी है। और चीन का जो रिएक्शन आया है वो हमको लगता है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी में एक जो असर्शन और ज़्यादा मुखर हो गई, काफ़ी असर्टिव हो गई पहले के मुकाबले। अब ज़्यादा वो तकल्लुफ़ नहीं करते हैं, जो उनको लगता है, जो महसूस होता है वो कहना चालू करते हैं। चाहे आप है ना मिडल ईस्ट में देखें, चाहे आप किसी और इलाके में देखें, वो अभी अपने को अभिव्यक्त करने लगे हैं। तो अगर उनका थिंक टैंक, जो कि एक ग्लोबल टाइम्स के साथ जो एक अखबार है, जो खास के जो सज्जन ने बोला है वो ग्लोबल टाइम्स के एक है ना वो भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, अगर उन्होंने बोला है तो एक है ना जो आधिकारिक जो उनकी जो ऑफिशियल जो लाइन है उससे कुछ हद तक जुड़ता है वो मामला। ठीक, प्रोफेसर SD मुनि, आप किस रूप में देखते हैं इस चीन की प्रतिक्रिया को? देखिए, चीन की प्रतिक्रिया, संजय ने कहा कुछ हद तक जुड़ता है, मैं कह रहा हूँ पूरा ऑफिशियली जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हुन शिनजियांग है जिन्होंने ये बयान दिया है और लेख लिखा है, वो डायरेक्टर है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ के, जो चाइना की कॉन्टेम्प्रेरी इंस्टीट्यूट जो फुल्ली गवर्नमेंट से फंडेड है उसके हैं, उसके बिना नहीं बोलते वो। दूसरी बात ये है कि ये ग्लोबल टाइम की तरह नहीं है जिसमें चीन ये कह दे कि ये कोई प्राइवेट ओपिनियन है और हमारा उसमें कोई माने नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। और आपको नोट रखना चाहिए कि चीनी सरकार ने
इस बयान के ऊपर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इसीलिए मैं इसको देखता हूँ कि ये औपचारिक प्रतिक्रिया का बहुत बड़ा एक संकेत है, सूचक है। इसके साथ ही साथ जो कहा है उन्होंने, उसमें बहुत बातें उभर कर आती है। आपने ठीक कहा कि उन्होंने यूएस का रेफरेंस भी दिया, इंडो यूएस रिलेशंस वार्म हुए हैं और वो लोग बहुत दुखी हैं उससे। साउथ चाइना सी के मामले को लेके बहुत दुखी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक दो बातें और कही। उन्होंने कहा है कि ये वाटरशेड मार्क है इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी के बारे में। इसका माने ये हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान अभी अंदर के मामलों में दखल की बात करता था, वैसा ही हिंदुस्तान भी करने लगा है। और उससे अगर हमारी कॉरिडोर को, तो कॉरिडोर के साथ साथ उसमें इंडिया पाक साइनो इंडियन ज़्यादा नज़दीकी दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप पाकिस्तान को परेशान करोगे तो हम इस बार चुप नहीं बैठेंगे। ये बिल्कुल साफ संकेत उन्होंने दिया है। जी, प्रोफेसर सविता पांडे, आप किस रूप में देखती हैं इस चाइना की रिएक्शन को विज़ बलूचिस्तान और जो हिंदुस्तान का स्टैंड है? ये दो बातें, एक तो बलूचिस्तान का अपना मुद्दा कि प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए था, या अंदरूनी मामला है, या मेरे ख्याल में एक बयानबाजी का, मैं इसे बयानबाजी का एक हिस्सा मानती हूँ जब तक कि हम इस पर कोई फॉलोअप नहीं देखते। ये सच है कि पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा इस संदर्भ में उठाया गया है। और दूसरी बात, जो चीन का रिएक्शन है जिस पे हम देख रहे हैं, ग्वादर में वो हैं और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहाँ हैं, ये तय है। और कितने फ़ायदे चीन को हैं ये इस ऑडियंस को बताना वो नहीं है, लेकिन जो चीन ने कहा है इस समय, ये एक उसकी ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन एक और काउंटर क्वेश्चन जो उठता है कि क्या कर लेगा चीन, ऐसा क्या है जो चीन अब नहीं कर रहा है जो भारत के इस बयान से वो कर लेगा। बयान का मतलब मैं सिर्फ बयान से नहीं मानती, बल्कि इंटरफेरेंस या कोई सपोर्ट या कोई एक्टिव, वो जो चीन समझता है, अगर वो पाकिस्तान की बातें मान लेता है कि भारत ऐसा कर रहा है, तो एक सवाल, काउंटर क्वेश्चन चीन से ये है कि आप जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। भारत के सारे पड़ोसी देशों में उनका प्रेजेंस है, और समय समय पे वो, जैसे कश्मीर का मुद्दा है जिसे वो पहले बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी को सपोर्ट करते थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये द्विपक्षीय मामला है, और उसके बाद जब जब संबंध बिगड़ते गए, सुधरते गए, उनका बयान बदलता रहा। इसके अलावा 71 में आप देखिए कुछ बयानबाजी करी, उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो एक काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि ये क्या धमकी है। ये जरूर है कि ये सरकारी बयान है, लेकिन ऐसा वो क्या कर लेंगे जो वो नहीं है, थिंक टैंक का बयान। जी, सरकारी, मतलब मैं तो इसे सरकारी बयान ही मानती हूँ कि वो जुड़े हुए उनसे। ऐसा क्या है जो वो अब तक नहीं कर रहे हैं और अब करें। ठीक। प्रोफेसर सविता पांडे को सुना अभी आपने, विवेक काटजी साहब क्या कहेंगे, ये जो बलूचिस्तान को लेकर के चीन का बयान आया है, कूटनीतिक रूप से आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि चीन को, पाकिस्तान को और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की अभी तक आदत ये रही है कि भारत की जो कूटनीति है अपने क्षेत्र में और चीन के प्रति, वो बहुत लचीली रही। अब वो पहली बार ये देख रहे हैं कि भारत भी कुछ जरा सा सख्ती का रुख अपना रहा है, उससे बेचैनी। अब जब प्रधानमंत्री ने बहुत नपा तुला बयान दिया था, वो बयान भी जो बलूचिस्तान का था वो केवल और केवल मानव अधिकारों के संदर्भ में था। लेकिन चीन अगर उससे ये माने निकाले कि भारत हस्तक्षेप करेगा, तो पहला तो मुझे लगता है वो उसकी मर्जी, क्योंकि ये कोई संकेत यहाँ से नहीं हुआ है कि भारत किसी तरह से भी वहाँ के बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी तत्वों को हिंसा का रास्ता या छेड़छाड़ का रास्ता सीपीईसी के निस्बत अपनाने को कह रहा है या आग्रह कर रहा है या उसकी मदद करेगा। लेकिन अब चीन को ये आदत डालनी पड़ेगी कि भारत भी सख्ती का रुख अपना सकता है, और अब एक नया राजनयिक खेल का आरंभ हो सकता है जिसमें हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक मैं और कहूं कि दरअसल तो चीन को खौफ इस बात का है कि भारत अगर अमेरिकी खेमे में चला गया वास्तविक रूप से,
चाहे औपचारिक रूप से कुछ भी हो, और चीन जो कहते हैं राइज ऑफ चाइना को पर रोक लगाने की कोशिश करेगा अमेरिका और देशों के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो फिर चीन को कुछ न कुछ तो मुश्किल पड़ेगी। तो उसके दो तरह का रवैया चल रहा है। एक तो कि ये कहो कि हम सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे हित साथ हैं, और दूसरा सख्ती से ऐसे बयान दो जैसे ये बयान आया है। ठीक, आप रहे विवेक काटजू साहब, मैं आता हूँ आपके पास। प्रोफेसर एस डी मुनी, कई हलकों में ये माना जा रहा है कि भारत को ये बलूचिस्तान के मामले पे स्टैंड नहीं देना चाहिए था, ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो तैयार बैठा हुआ था पहले से ही कश्मीर के मामले पे 22 देशों में अपने दूत भेज रहा है। ख़बर ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो जनरल असेंबली का सेशन होने वाला है उसमें भी नवाज़ शरीफ साहब बड़े ज़ोर शोर से इस मामले को उठा रहे हैं, और जो ये कहा जाता था कि एक द्विपक्षीय मामला था भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का, अब उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, और चीन का बयान भी कुछ लोग इसी रूप में देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दो बातें बहुत साफ़ है जी। पहली बात तो ये कि भारत ने जो ये बयान दिया है, अगर ये सिर्फ कश्मीर की स्थिति से ध्यान हटाने के लिए दिया है तो मैंने अपने ट्विटर में भी कहा, वैसे भी कहीं और कहा है कि बिल्कुल गलत और एक बचकाना नीति होगी। लेकिन अगर इसके पीछे एक ठोस नीति है, और मैं बताऊंगा कि चीन शायद कैसे देख रहा है उसको, तो क्यों नहीं हम ह्यूमन राइट्स का मसला पाकिस्तान में उठाएंगे। अगर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का मसला हमारे यहाँ उठाएगा, और ये पहली बार नहीं है कि हमने ह्यूमन राइट्स का मसला उठाया है, हमने ह्यूमन राइट्स का मसला श्रीलंका में उठाया, हमने ह्यूमन राइट्स का मसला बांग्लादेश में उठाया, और अभी नेपाल में जो वो भी एक तरह से। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान पहली बार किसी अपने पड़ोसी देश की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को लेकर प्रश्न उठा रहा है। चीन को अब ये डर लगता है, जैसा आपने कहा और विवेक ने कहा, कि अगर अमेरिका के साथ उनके संबंध बढ़ रहे हैं, और माफ़ कीजिए चीन ने इसका नोट लिया है, हमने नोट लें या नहीं लें, कि हमीद करज़ाई ने इस स्टेटमेंट को वेलकम किया, और अफ़गानिस्तान ये बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान हमको टेररिज्म के मसले को लेकर बहुत छेड़ता है, बहुत परेशान करता है। आप उठा के नक्शा देखिए, अगर आप नक्शा देखेंगे और उसमें भारत अफ़गानिस्तान अगर एक साथ इस तरफ सोच रहे हैं, और अगर उनको अमेरिका से या कहीं और से मदद मिलेगी तो चीन के लिए परेशानी का कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का इस बयान को मैं बहुत सख्त बयान समझता हूँ। हालांकि ये ऑफिशियली सरकारी नहीं है, लेकिन सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है, तो उनको ये वाकई ख़तरा लगने लगा है कि कॉरिडोर तो ख़त्म होगी सो होगी, उनका पाकिस्तान के जो साथ संबंध है, और उसमें जो सविता ने एक सवाल उठाया, मैं चीन के लिए दूसरा सवाल उठाता हूँ कि आप अब बड़े परेशान हो गए अगर हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के बारे में बोलना शुरू कर दिया। आप जब पीओके में आके प्रोजेक्ट करने लगे तब आपको ये नहीं सूझा कि आपको हिंदुस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद माना जो 62-63 का एग्रीमेंट है, उन्होंने उसमें चीन ने साफ कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इसका आखिरी फैसला तब होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसका फैसला कर लेंगे। और अगर ये बात है तो आप तो सीधा जोड़ रहे हैं, अब उसको चीन से जोड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। सविता जी, क्या जो प्रोफेसर मुनी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं, या वाकई हिंदुस्तान ने एक एडवेंचर किया है बलूचिस्तान पे ये बयान दे करके, या ये कि अगर ये नहीं होता तो जैसा आप पहले भी कह रही थी कि चीन ऐसा क्या कर लेगा या क्या नहीं कर पा रहा है, तो अभी सिर्फ इसको ग्वादर वाले प्रोजेक्ट से जोड़ के देखना चाहिए, या ये कि ये जो तीनों देशों की एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लेकर? देखिए, दोनों या नहीं कह सकते, दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। और जैसा मैंने कहा कि ग्वादर में तो उनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है और काम धीरे चल रहा है, जितना उन्होंने सोचा था उस हिसाब से नहीं चल पा रहा, क्योंकि वहाँ पे लोकल प्रोटेस्ट है। मेरे ख्याल से मानवाधिकार के संदर्भ में बलूचिस्तान का मामला उठाना एक अच्छी नीति तभी होगा अगर उसका फॉलोअप, अगर हम लगातार कहें कि एक ऐसा देश जिसके यहाँ इतना ज़बरदस्त मानवाधिकार हनन है, उनका क्या लोकस स्टैंड है कि वो किसी भी देश के किसी भी हिस्से में बोलें। और मानवाधिकार में चीन भी लपेटे में आता है। आपने देखा होगा चीन कभी भी ऐसे किसी मुद्दे पर नहीं बयानबाजी करता या मानवाधिकार के मामलों से दूर रहता। अमेरिका के ऊपर उनके बयान कुछ ज़रूर आए हैं,
बट उसके अलावा इसलिए ये मानवाधिकार का स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही स्ट्रांग मुद्दा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन कुछ बोला और अगले दिन पलट गया, एक दिन एक पहले स्टेटमेंट बनाया और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देते रहे, तो ये मुद्दा बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन अगर इस पे अगर ये सोची समझा बयान है और ये सोचा गया है कि आज के बाद भी इसको उठाया जाएगा और इसको ही मानवाधिकार का मेन केंद्र बनाया जाएगा, तो ये एक बहुत सोचा समझा और अच्छा कदम है। संजय कपूर साहब, जब चाबहार के मामले पर हिंदुस्तान ने ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ समझौता किया और एक अपना एक्सेस रूट बनाया, उसके बाद से ये चीन के रवैये में भी तब्दीली देखने को मिल रही है। लेकिन चीन ये कह रहा है कि साहब, चूँकि हमारी ये जो प्रोजेक्ट है ग्वादर वाली, ये बलूचिस्तान से होकर के गुज़रती है, इसलिए हिंदुस्तान चाहता है कि उसमें अड़ंगा अटका रहा है और इसको लेकर के ये बुनियादी तौर पर बयान आया। दो और जो चीज़ें हैं वो भारत अमरीकी सैन्य सहयोग और दक्षिण चीन सागर में जो भारत की गतिविधियां या उसका स्टैंड है, इन तीन चीज़ों को लेकर के परेशानी हो रही है। तो ऐसे में ये कश्मीर का मामला इससे जोड़ेगा या इससे अलग ही रहेगा? देखिए, कश्मीर का जो मामला है वो अपने आप पिछले 70 साल से सुबुगा रहा है, काफ़ी समय से, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, परंतु ये जो नया पूरा जो खाका खींचा गया है उसकी शक्ल कुछ और है। ये इस समय चाइना जो 1960 में पावर थी, उसके मुकाबले 2016 में उसकी जो ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई है और उसको वो समझता है कि उसको रोकने की कोशिश करी जा रही है अमेरिका के माध्यम। जैसे प्रोफेसर मुनी ने बोला कि उसको सबसे बड़ी परेशानी जो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो संबंध गहरे हुए हैं, और उसको लगता है कि अगर पूरी तरीके से खेमे में आ गए तो उसको रोकने में हम लोग इस्तेमाल करे जाएंगे। तो वो साउथ चाइना सी के बारे में जो स्टेटमेंट हमने दिया, यहाँ प्रधानमंत्री ने चाहे टोक्यो में दिया या बाली में गए वहाँ पर दिया और तमाम जगह, उससे वो काफ़ी विचलित है और उसको मालूम है कि अमेरिका के साथ जब किसी मुल्क के रिश्ते होते हैं उसका क्या होता है, क्योंकि उसको भी फ़ायदा हुआ था। काफ़ी साल पहले जब सोवियत यूनियन था तो चीन का अमेरिका के साथ है ना निक्सन और वो तमाम जो रिश्ते हुए, उसके बाद चीन सुपर पावर बन गया। तो यहाँ पर उसको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान उसको परेशान करने में, उसको रोकने में काफ़ी कहने मतलब कामयाब रह सकता है। और चाबहार वाला मामला उसको उसी नज़र से देखता है, क्योंकि दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है। पर ये नहीं है कि चीन का चाबहार में इन्वेस्टमेंट नहीं है। चीन का ईरान में कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और चाबहार में उनके पास कई सारे डॉक्स हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग कुछ बहुत ही लिमिटेड तरीके से चाबहार को देखते हैं। कोई इस समय आज की तारीख में ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर चीन का इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम लोग कुछ हद तक गलतफहमी में रहते हैं कि अगर सोचें कि चीन को हम लोग रोक रहे हैं यहाँ पर या वहाँ पर। चीन को एक खतरा सिर्फ अमेरिका से है, हमसे जितना हो ना हो बात दूसरी है। ठीक जी, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं बात जोड़ना चाह रहा था जो संजय कह रहे हैं, दो और फुटनोट लगाता हूँ उसमें। चीन इसको देख रहा है दोवल साहब के उस स्टेटमेंट के संदर्भ में जो दोवल साहब ने ऑफिशियली अपना ओहदा लेने से पहले दिया था 2008 में। और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा मुंबई होगा तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हाथ धोने पड़ेंगे। और दूसरा फुटनोट उसमें ये है कि अभी अभी अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हिंदुस्तान को ये एनकरेज किया जा रहा है कि आप अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादा सहयोग करें और उसमें सैनिक सहयोग भी शुरू कीजिए। हेलीकॉप्टर दिए हैं और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स और दीजिए, और तो दिए हैं 5 दिए हैं और वो कह रहे हैं और उनको दीजिए। तो इसीलिए ये एक क्षेत्रीय परिवेश में इसको देखना पड़ेगा। उसमें कश्मीर एक कड़ी हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बड़े दूरगामी क्षेत्रीय एक ग्रेट गेम है जो कि अपने आप विवेक जी साहब, अभी इस चर्चा के दौरान प्रोफेसर एस.डी. मुनी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जब बयान आया तो उसके बाद इनको और इन जैसे बहुत सारे लोगों को भी ये लगा कि क्या वाकई भारत सरकार की कोई इसके बारे में कोई सोची समझी रणनीति है या सिर्फ ये कि बलूचिस्तान का सिर्फ जिक्र कर देने भर से ये मामला हल हो जाएगा? देखिए, अगर बस एक जिक्र किया गया है तो मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि ऐसे राजनयिक शोषे नहीं छेड़े जाते और वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पर। हाँ, ये जरूर होता है कि नीति जब बनाई जाती है तो वो किस तरह कार्यान्वित होगी, उसके हर पहलू को समझना और एंटिसिपेट करना जरा मुश्किल होता है। तो इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे जैसे बढ़ता है। अब इसमें दो चीजें मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। पहला कि पाकिस्तान अभी तक ये बार बार कहता रहा है कि भारत CPEC को और बलूचिस्तान को टारगेट कर रहा है। जब क्वेटा का
में ये हुआ था टेररिस्ट अटैक, लास्ट टेररिस्ट अटैक जिसमें 70 लोग मारे गए और लॉयर्स मारे गए, उस पर भी जो पाकिस्तान का बयान आया नवाज शरीफ का, उनकी फौज जनरल राहिल शरीफ का, वो भी ये कि द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान के दुश्मन CPEC को टारगेट कर रहे हैं। तो एक किस्म से जो अब ये थिंक टैंक से बयान आया है, थिंक टैंक के डायरेक्टर से चीन के, वो उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है जो पाकिस्तान कह रहा है। ये भी एक CPEC से मेरा तो मानना है कि पाकिस्तान और चीन के संबंधों में एक मूल्य परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तन ऐसे कि वो संबंध जो कि भारत के खिलाफ एक शेयर्ड नेगेटिविटी के आधार पर अभी तक थे, उनमें एक पॉजिटिव कंटेंट आ रहा है। और चीन ये जानता है कि भारत इसमें इस संबंधों की डेवलपमेंट को डिसरप्ट करने में कहीं ना कुछ हद तक कामयाब हो सकता है। तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज करा, एक कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अपनाई जा रही है चीन की। हमें स्ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, हमें जो करना है हम करते जाएं और चीन के को ये इशारा करें कि भाई चीन के भी हित हैं जो कि आवश्यक हित हैं, उनकी हम वी विल बी गुड टू दैट, लेकिन हमारे भी ऐसे हित हैं और चीन उनको नजरअंदाज नहीं करे। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अभी G20 में और ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे शी जिनपिंग से, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए चीन के साथ। जी प्रोफेसर सरिता पांडे, जो विवेक आर्जू साहब कह रहे हैं उससे आपको लगता है कि मसला कुछ बन पाएगा? चीन और पाकिस्तान के CPEC से संबंध प्रगाढ़ होंगे, ये तो ओपन सीक्रेट है, लेकिन जैसा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान को इतना फ़ायदा होगा, फ़ायदा चीन का ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसा उन्होंने खुद कहा कि अगर बयानबाजी का हिस्सा है, पॉलिसी ऐसे नहीं बनती, सक्रिय कैसे होती, कौन बोलेगा प्रधानमंत्री, तो इसका फ़ायदा है। वही हमने भी कहा कि अगर ये एक स्टेटमेंट है और इसके बाद आगे फॉलोअप नहीं है तो ये बहुत बचकाना सा बयान है, लेकिन अगर इसका फॉलोअप है तो ये एक अच्छी सोची समझी पॉलिसी होगी जिसको आगे चलाना चाहिए काटजू साहब। दूसरी बात जो वो कह रहे थे कि भारत को चीन के साथ सीधे देखिए, जहाँ तक आर्थिक मामलों का सवाल है, चीन भारत के साथ बातचीत करेगा और उन्हीं बातों को आगे चलाएगा भी, लेकिन जो उनकी POK में प्रेजेंस है, जो CPEC है, इन पर कोई चर्चा मेरे ख्याल से सुषमा स्वराज जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि हम अपनी चिंता व्यक्त उन्हें कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन उसके आगे कुछ हुआ नहीं। इसलिए जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उस पर चीन कितनी बहस करेगा कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, संजय कपूर साहब, कितनी चिंता की बात है भारत के लिए चीन का ये स्टेटमेंट, और क्या इसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाए जाने की ज़रूरत है? ये वाली बात मैंने शुरुआत में ही कही थी कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है और इसके पीछे अगर पूरी तरीके से सोचा नहीं तो हम लोग के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि चीन अपने आप में ऐसा बिग मिलिट्री पावर, ऐसी बात नहीं कि एक छोटा मुल्क है। और जो लोग चीन को ज़्यादा समझते हैं मेरे मुकाबले, वो कहते हैं कि वो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जाता है, या तो दोस्ती करता है या दुश्मनी करता है, और वो उसके अंदर दिमाग में एक अनसर्टनिटी है इस समय कि कई सारी ताकतें लगी हैं जो उसको ग्रेट पावर बनने से रोक रही हैं। चीन के अंदर भी एक बड़ा डिबेट चल रहा है कि अगर आप ग्रेट पावर होंगे तो आप किस तरीके से अपने से व्यवहार करेंगे अपने नेबर्स के साथ, बड़े मुल्कों के साथ, और उसके अंदर उनको लगता है कि कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो वो सोचते हैं कि उसको किस तरीके से डील करें। अगर उनको लगता है कि CPEC जिसमें $46 बिलियन खर्च करे हैं और जिसमें वो पाकिस्तान की पूरी को अपना उन्होंने एक वेसल स्टेट बना रखा है, अगर उसको हमारा जो पूरी जो कोशिश है उसको अंडरमाइन करने के लिए या उसको अनवायबल करने के लिए, तो वो रिटेलिएट करने की पूरी स्थिति में है आज की तारीख में। लेकिन चीन के साथ एक तो हमारे कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया था पिछले दशक में कि साहब हम व्यापार बढ़ाएं, आर्थिक रिश्ते बढ़ाएं चीन के साथ में और कंटेंशियस इश्यूज़ को पीछे रख दें। अब ये भी मुद्दा है कि व्यापार भी रहे या ना रहे, और या ये कि पहले हम अपने विवादास्पद मुद्दों को हल करें।
इस वाली चीज़ के ऊपर अभी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि आप बातचीत करते रहें, सीपीईसी के बारे में बात करते रहें, बलूचिस्तान के बारे में करते रहें और आपका जो ट्रेड है वो बढ़ता रहे। ये अभी चीज़ें टेस्ट नहीं हुई हैं आज की तारीख में। पहले इसको एक पैराडाइम की तरीके से दिया जाता था कि आपका झगड़े हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ झगड़ा कश्मीर में चलता रहेगा, परंतु आप है ना व्यापार को बढ़ाते रहिए। वो सब चीज़ें नहीं हुई हैं। पर जब प्रधानमंत्री ने ये सब करा है तो उसको उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा अगर हम उनसे बैर करना चाहते हैं। उसको चीन में भी बहुत नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं, हमको ये डरना चाहिए, पर चीन को भी बहुत नुकसान होगा क्योंकि 70-80 बिलियन डॉलर का अगर ट्रेड है और उनके फेवर में है सब ट्रेड, तो उनको काफ़ी परेशानी का दौर से गुजरना बहुत पड़ेगा। संक्षेप में क्विक टिप। एक तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीन अभी लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है चीन, ये कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि चीन ये भी सोचता है कि जो भारत के साथ संबंध सुधारने चाहिए, जैसे एनएसजी के ऊपर उनके विदेश मंत्री ने आके कहा कि नहीं हम बातचीत करेंगे, हम अपना रवैया सॉफ्टन करेंगे। तो चीन ये भी नहीं चाहता है कि भारत से पूरी तरह हाथ छिटका ले और उसको एक ऐसे खेमे में डाल दें जहाँ पर उनकी परेशानियाँ आपस में बढ़ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एस.डी. मुनी, विवेक काटजू साहब, प्रोफेसर सविता पांडे और संजय कपूर साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे मेहमानों को मानना है कि चीन का जो बयान आया है, जाहिर है कि वो उसकी एक आधिकारिक तौर पे सरकारी बयान तो नहीं है, लेकिन उससे अलग भी उसे नहीं देखा जा सकता और उसके लिए सरकार को, विदेश नीति के जानकारों को और एक ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में दूरगामी तरीके से इससे निपटने में सक्षम हो सके। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।